दोस्तों, गजब हो गया। मोदी के मंत्री की अमित शाह को खुली धमकी, 15 सीटें नहीं दी तो 100 सीटों पर हराऊंगा। उधर नड्डा मीटिंग छोड़कर भागने पर हुए मजबूर। पूरे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मचा हड़कंप। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार विधानसभा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुश्किलों का दौर नए सिरे से क्यों शुरू हो रहा है। आखिर वो कौन से मोदी के मंत्री हैं जिन्होंने सीधे सपाट शब्दों में शाह को चेतावनी और धमकी दे डाली है। आखिर ये क्यों कहा गया बिहार में एनडीए के एक सहयोगी दल की तरफ से, उसके मुखिया की तरफ से, कि हमें कम से कम 15 सीटें चाहिए, नहीं तो 100 सीटों पर हारने के लिए बीजेपी तैयार हो जाए। कौन है वो मंत्री, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एक एक परतें खोलेंगे, अंत तक मेरे साथ में बने रहें, ये आपसे गुजारिश है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव और उस चुनाव की उठापटक के बीच में, चुनाव की तैयारियों के बीच में वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने मोदी शाह को चारों खाने चित कर दिया। मगर इस बीच में एक मंत्री ने ही खुद बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया है, और वो मोदी के मंत्री हैं। ऐलान कर दिया उन्होंने कि अगर मेरे दल को, जो कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि साहब 5 से 7 सीटों पर निपटा दिया जाए, मेरे दल को अगर 15 सीटें नहीं मिली तो मैं 100 सीटों पर हरा दूंगा। यानी कि ठीक चिराग पासवान वाले रोल की धमकी दे रहे हैं कि चिराग पासवान ने जिसे 2020 में एनडीए को कमजोर किया था, नीतीश कुमार को कमजोर किया था, वैसे मैं इस बार बीजेपी को कमजोर कर दूंगा। दोस्तों, ये है भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के सहयोगी दल के मुखिया, हम के चीफ जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी को दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से 5-7 सीटों पर राजी कर लिया जाए और खुद 100 सीटों पर, नीतीश कुमार को 80-90 सीटों पर तैयार कर लिया जाए। मगर जीतन राम मांझी, जो कि एक वक्त में नीतीश कुमार के खासम खास थे, ऐसे भरोसे बनते कि नीतीश कुमार ने उनको अपनी सत्ता सौंप दी थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि नीतीश के संकेत मिलने पर जीतन राम मांझी ने इस किस्म की खुली चेतावनी और धमकी दे डाली है। दरअसल दोस्तों, जीतन राम मांझी को आपको मैं सुनवा ही देता हूं पहले, उसके बाद में अगली इस खबर की दूसरी कड़ी। अगर 20 नहीं मिलता तो 100 पे क्या चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की बात 20 में आ रही है। नहीं, एक बात हमने कहा है कि 2 विकल्प है हमारे सामने। एक विकल्प है, हम समझते हैं वो विकल्प होगा ही पूरा। एनडीए के लोग इतना प्रतिष्ठा देते हैं, प्यार देते हैं, हम भी एनडीए के साथ कदम से टान के साथ खड़े हैं। समय पर हम आगे बढ़ कर के काम किया है। ऐसा विश्वास है कि जब हमारी मांग है, हमारी मंशा है, तो वो भी चाहेंगे कि हमारा एनडीए का पार्टनर मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए सही है कि मान्यता प्राप्त सीट हमको मिलना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमको पहला तो यही है कि सीट उतना मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मिल जाएगी। और दूसरा विकल्प हमने बताया कि दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम 100 सीट पर लड़ें, हर सीट पर 10,000, 5,000, 20,000 वोट ला के 6% वोट हम ले आवें, तब मान्यता प्राप्त हो सकती है। वो तो लास्ट विकल्प है जिसकी संभावना नहीं है। मैं समझता हूँ कि एनडीए के लोग जितना हमको प्रतिष्ठा देते हैं, और जब हम मांग ऐसा कर दिया है, तो हमको बिहार विधानसभा में मान्यता प्राप्त होने तक के जो सीट होगी, उतना सीट जीतने लायक हमको सीट मिलेगी। दोस्तों, जीतन राम मांझी का ये सिर्फ तेवर भर नहीं है। जीतन राम मांझी सिर्फ चिंता में डाल नहीं रहे बीजेपी की, बल्कि एक चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि साहब अब और वक्त बर्दाश्त नहीं होगा। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों। जीतन राम मांझी ऐसा क्यों कर रहे हैं, और जीतन राम मांझी अगर ऐसा करते हैं तो फिर उसमें उनको नुकसान नहीं है बल्कि फायदा होगा। दोस्तों, दरअसल जीतन राम मांझी बिहार में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा पाने के लिए उनको 8 विधायक चाहिए, जरूरत है, और बिहार में उनको 6% वोट कम से कम चाहिए। अब ऐसे में 6% वोट अगर 8 सीटें ही सिर्फ देगी बीजेपी उनको लड़ने के लिए, तो 100% स्ट्राइक तो हो नहीं सकता। 8 विधायक तो उनके आने से रहे, और 8 सीटों पर ही 6% बिहार पूरे टोटल वोटों का वो हासिल तो कर नहीं सकते। इसीलिए जीतन राम मांझी ने कहा कि या तो मुझे 15 सीटें कम से कम दीजिए ताकि मेरे कम से कम 8 विधायक जीत करके आए,
और मुझे 15 सीटों पर बिहार के अंदर 6% वोट हासिल हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और मैं 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ता हूं तो उसका इंपैक्ट बीजेपी के खिलाफ भी जाएगा, बीजेपी कमजोर होगी, उसका इंपैक्ट नीतीश के खिलाफ भी होगा। और ऐसे में जीतन राम मांझी ये दावा करते हैं उन 100 सीटों पर मैं 6% वोट से ज्यादा हासिल कर लूंगा, क्योंकि हर विधानसभा क्षेत्र में उनके पास में 20,000 वोटर के आसपास में है ही। तो ये गुणा गणित दरअसल जीतन राम मांझी का है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी करे तो क्या करे, न उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा। हालांकि बीजेपी को यह लग सकता है कि साथ जीतन राम मांझी को इतने बहुत बड़े प्लेयर नहीं, अगर नहीं भी साथ में होते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यही तो खेल है दोस्तों, फर्क पड़ने वाला है जीतन राम मांझी के ना होने से, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले का यह समय है, सितंबर चल रहा है, अगले महीने चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इधर राहुल गांधी ने वोट चोरी के खुलासे के बाद में जन आंदोलन करके बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ में एक ऐसी भूमिका तैयार कर दी है जिसमें इस बार माना यह जा रहा है कि एनडीए के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा राहुल गांधी करने का दावा कर रहे हैं, उसमें उनको कामयाबी मिल भी सकती है। तो ऐसे में दोस्तों इस बार चूंकि कश्मकश भारतीय जनता पार्टी के खेमे में ज्यादा है, क्योंकि इस बार चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा है, पिछली बार वो नहीं थे, तो चिराग पासवान को एडजस्ट करना है। और दोस्तों अगर 15 सीटें जीतन राम मांझी को देती है बीजेपी तो फिर चिराग पासवान को ऑटोमेटिकली 40 से 45 सीटें चाहिए होंगी, क्योंकि 100% स्ट्राइक उनका लोकसभा में है। 5 सीटें मिली थी, 5 के 5 सीटों पर उनको जीत हासिल हुई है। उस हिसाब से उनको 40-45 सीटें चाहिए ही चाहिए अगर जीतन राम मांझी को 15 सीटें देती हैं। और फिर दूसरी पार्टियां, इनकी जो दूसरी सहयोगी दल है, वो भी जाहिर तौर पर एक बार्गेनिंग की पोजीशन में उस स्टेज पर भारतीय जनता पार्टी को ले जाएंगी जहां पर बीजेपी जाना नहीं चाहती है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी करे तो करे क्या। हमने आपको बताया था एक दिन पहले किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मोदी और शाह ने बिहार भेजा था कि जाइए बिहार के हालात का समीकरण का जायजा लेकर के आइए, जाइए बात करके आइए, नीतीश कुमार से बात करके आइए, सहयोगी दलों से। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की थी। जेपी नड्डा को बैरंग लौटना पड़ा। कहा तो यहां तक गया था कि हालात बिहार में ऐसे हो गए हैं एनडीए के खेमे के बीच में कि बीजेपी के दफ्तर में होने के बावजूद जेपी नड्डा को चुपचाप वहां से निकल करके दिल्ली आना पड़ गया था। और बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता थे उनको बड़े बैकडोर से बीजेपी के दफ्तर से निकल करके बाहर जाना पड़ा था। यानी कि बीजेपी की सहयोगी दलों की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं के तहत उनकी जो रणनीतियां हैं, उनका जो चिंतन मनन है, उससे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ करेंगे, चिराग पासवान ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको जल्दी से वो भी सुनवा देते हैं कि जीतन राम मांझी जो इस वक्त टसल वाली स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इन एंटिसिपेशन ये कहना कि ये मिलेगा तो ये करेंगे, ये मिलेगा वो करेंगे, ये वो अपनी पोजीशनिंग के हिसाब से कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर जा रहे हैं, जहानाबाद से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी, आप कैसे देखते हैं? शुभकामनाएं। बस इतना ध्यान रखें कि फिर किसी की माँ बहन को उनकी यात्रा में गाली ना दी। वोट अधिकार यात्रा में उनको अहमियत नहीं मिली, इस वजह से अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने किसी दूसरे के पीछे, और वो भी एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरीके से कम बिहार में अपना जनाधार खो चुकी है, कांग्रेस के नेता के पीछे वो चलते दिखे, और जिस तरीके से हर जगह उनको साइडलाइन किया गया, उनके लिए गाड़ी तक वो चला ली है, पर उसके बाद भी उनके चेहरे को कांग्रेस के क्या नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उनके चेहरे को मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित नहीं किया गया। और ऐसी स्थिति में दोस्तों इन सब चीजों का जिक्र जो कि मैंने आपको शुरू में कहा कि ज्ञानेश ने क्या बिहार में नीतीश और मोदी को फंसा दिया, जिस अंदाज में एसआईआर की प्रक्रिया बिहार के अंदर चल रही थी और जिस तरीके से वोट चोरी का ज्ञानेश कुमार के ऊपर में आरोप लगे चुनाव आयोग के ऊपर, कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में जो भूमिका राहुल गांधी ने बांधी, जिस तरीके से बिहार के अंदर राहुल गांधी ने जो पूरा समीकरण तैयार किया जन आंदोलन करके, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उससे भी मुश्किल आ रही है। क्योंकि अगर एसआईआर ना भी हुआ होता या एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ना होती तो बीजेपी और एनडीए के खिलाफ कम से कम ऐसी लहर तैयार करने में विपक्ष कामयाब नहीं होता। और इस एसआईआर से हुआ क्या दोस्तों,
इस एसआईआर से आज की डेट में मैं कहूं तो बीजेपी को या फिर एनडीए को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस बुनियाद पर एसआईआर किया जा रहा था उस बुनियाद की 80% चीजों को तो तोड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। यानी कि आधार कार्ड को लेने से मना कर रहा था चुनाव आयोग, कहा जा रहा सत्ता पक्ष के इशारे पर, क्योंकि आधार कार्ड तो सबके पास में है, अब जिनका नाम कटा है वो आधार कार्ड लगाएंगे और अपना नाम जुड़वाएंगे। तो फिर इसमें बीजेपी को फायदा क्या हुआ? और अगर मान लिया जाए कि बावजूद इसके नए वोटर्स को जुड़वाने में चुनाव आयोग एनडीए के खेमे के नए वोटर को ज्यादा तवज्जो देगा, तो फिर सवाल यह है कि जितना फायदा बीजेपी को होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी के खिलाफ एक हवा बनकर के देश भर में और बिहार में चुनावी राज में राहुल गांधी ने नुकसान पहुंचा दिया है। तो ऐसी स्थिति में वो जीतन राम मांझी जिन्होंने ऐलान कर दिया है और बिहार से लेकर के दिल्ली तक एक अलग तरह का हड़कंप मची हुई है। इससे पहले भी जीतन राम मांझी कह चुके थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि साहब हम तो, जब उनको दिल्ली में सीटें नहीं दी गई, जब उनको झारखंड में सीटें नहीं दी गई थी, जब उनको दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हल्का प्लेयर मार करके इग्नोर करते हुए सीटें नहीं दे रही थी, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मत दीजिए, मगर बिहार में तो हमारी औकात है। क्या ये वही वक्त है जब जीतन राम मांझी बीजेपी को, नीतीश और मोदी को अपनी औकात दिखा रहे हैं? और जाहिर तौर पर यह औकात अगर वाकई वो दिखा ले गए तो फिर इसमें जोर का झटका बड़े धीरे से एनडीए और बीजेपी नीतीश को लगना तय है दोस्तों, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक जिनकी बारीक निगाह बिहार के इस उठा पटक से लेकर के तमाम चीज़ों पर है, वो बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी को हल्के में लेना, और अगर जीतन राम मांझी उस लाइन पर चले गए जिसका उन्होंने संकेत और दिया है और ऐलान किया है, तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल होगी, एनडीए के लिए मुश्किल होगी। यानी कि बिहार में जिस चुनाव को जीतने के सपने पाले हुए थे एनडीए, उसमें एक झटका मांझी भी लगाते हुए दिख रहे हैं और इन तमाम चीज़ों पर राहुल गांधी आखिरी कील ठोकते हुए दिख रहे हैं। आप क्या कहेंगे दोस्तों इन तमाम चीज़ों को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।